Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to solve another question of consolidated balance sheet. So this is the question in front of you. P acquired 70% of S on 1st January. The retained earning of S were 50,000 at the date. It is P's policy to recognize non-controlling interest at the date of acquisition at fair value. This is important point now. This is something new for us. We'll be discussing it while solving this question. The fair value of the non-controlling interest at the date of acquisition was 75,000. Okay, this is also a new point related to this one. Okay, the statements of financial position P and S as at 31st December 2011 were as follows. So this is the balance sheet of P, parent company, and this is the balance sheet of S, subsidiary. What we need to do is the requirement is prepare a consolidated statement of financial position at 31st December. What time it was acquired by the parent company? It was acquired by parent company on 1st January of the same year, 2011. Okay, so balance sheets of both P and S are given, and we are supposed to calculate, prepare the consolidated balance sheet. So let's start it. जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी पहले एसेट स्केजुअल बनाना है, वो हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं. उसके बाद हमने इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है, फिर हमने एनसीआई कैलकुलेट करना है, फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है, और फिर जो हमारे पास दोनों की पी की और एस की बैलेंस शीट गिवन है, उन दोनों को मिलाकर और जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उनको मिलाकर हम अपने पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे. सो हम जब एसेट स्केजुअल बनाते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास एसेट स्केजुअल है जहां पे हमने अपने पास लिखना है जी शेयर कैपिटल, और क्या लिखना है, रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है जी, ये दो चीजें हमने यहाँ पे लिखनी है, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स. और ये किसका चाहिए हमें ये चाहिए एस का. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड देन पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है, हमें यहाँ पर चाहिए इन तीनों जगहों पर, इन तीनों पॉइंट्स पर सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल था और जो रिटेन्ड अर्निंग थी वो हमें यहाँ पर चाहिए, और हम इसको अपने पास यहाँ पर ओके. सो अब देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल क्या है और रिटेन्ड अर्निंग क्या है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन. ओके जी, एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हमारे पास कंसोलिडेशन मीन इस वक्त. ठीक है, तो कंसोलिडेशन के वक्त हमारे पास जो एस की रिटेन्ड अर्निंग है वो 1 लाख है और शेयर कैपिटल भी 1 लाख है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन नहीं है, तो एक्विजिशन के वक्त भी हम एज्यूम करेंगे 1 लाख ही था. ठीक है जी, सो हमारे पास एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन 1 लाख शेयर कैपिटल और 1 लाख हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग, राइट. और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन भी हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल वाज सेम, और जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस वर 50,000 एट दैट डेट. विच डेट? 1st January 2011 when it was acquired. 50,000 है जी हमारे पास at the time of acquisition. ओके, सो अब यहाँ का डिफरेंस ये हमारे पास नील आएगा, 1 - 1 नील, और 1 लाख माइनस 50,000, 1 लाख माइनस 50,000 हमारे पास आएगा जी 50,000. ठीक है जी, अब ये हमारे पास एसेट स्केजुअल प्रिपेयर हो गया. अब इस एसेट स्केजुअल की मदद से हमने आगे अपने पास बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. ओके जी, सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं. गुडविल का फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है एनसीआई, और फिर हमने इसमें से लेस करना है नेट एसेट्स, राइट. एनसीआई को हम ऐड करेंगे और इसको एनसीआई को हम ऐड करेंगे
और इसको हम अपने पास नेट एसेट्स को इसमें से लेस करेंगे। ठीक है जी। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास कितनी है? P acquired 70% of S on 1st January 2011 for 4,50,000। ठीक है, ये हमारे पास है जी 4,50,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और NCI हमारे पास कितना है? NCI हमने कैलकुलेट करना होता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। ये जो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास, हमने इस पे NCI कैलकुलेट करना होता है। दिस वन राइट नाउ 1,50,000। और NCI कितना कैलकुलेट करना है हमने? If we acquired 70%, so remaining 30% is the percentage of NCI। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस 150 का, चूंकि कॉस्ट एक्विजिशन के वक्त की ली है ना, तो इसीलिए NCI भी एक्विजिशन के वक्त की लेंगे। और एक्विजिशन के वक्त के एसेट कितने हैं? 150। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 150 का 30% लेना हमने, लेकिन क्वेश्चन पे एक दफा दोबारा देखते हैं। वो कह रहे हैं द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 75,000। तो इस वक्त में, जिस वक्त का हम एक्विजिशन के वक्त की NCI ले रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू हमें गिवन है 75,000। सो वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट इट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कोई और फिगर भी आ सकती है। तो लिखना हमने 75,000 है जो क्वेश्चन में गिवन है। वैसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 150,000 का हमारे पास 30%, 150,000 का हमारे पास 30% कितना आता है? प्रोबेबली 45,000। हाँ जी, तो ये 45,000 आएगा जब आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो 45,000 नहीं हमने लिखना, हमारे पास जो गिवन है ना हमने वो लिखना है। और गिवन हमारे पास कितना है क्वेश्चन में? 75,000। तो यहाँ पे समझने का पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ NCI गिवन हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ये देखें, ये एक्विजिशन डेट है 1st जनवरी 2011 और यहाँ पे वो कह रहा है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ NCI वाज 75,000। तो अगर गिवन है, नया पॉइंट क्वेश्चन में ये है जो आप समझ लें प्लीज, कि अगर NCI की वैल्यू गिवन है तो फिर वही यूज करनी है, नहीं कैलकुलेट नहीं करनी। ओके, अब इन दोनों का हमारे पास टोटल आ गया जी 5,25,000। और अब हमने इसमें से नेट एसेट्स लेस करने हैं। ये कॉस्ट किस वक्त की है? ये एक्विजिशन के वक्त की कॉस्ट है जब एक्वायर किया था। ये NCI किस वक्त के हैं? ये एक्विजिशन के वक्त की NCI है। तो नेट एसेट्स भी किस वक्त के लेस होने चाहिए? एक्विजिशन के वक्त के। तो ये एक्विजिशन के वक्त के एसेट्स हैं 1,50,000। तो ये नेट एसेट हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। ओके जी, सो ये है हमारी गुडविल 7,50,000। This is our goodwill 7,50,000, 3,75,000। ओके, गुडविल इज 3,75,000। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी NCI। ओके, NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है जी? NCI एट एक्विजिशन प्लस NCI पोस्ट एक्विजिशन, राइट? NCI एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, जो यहाँ पे लिखी थी वही लिखेंगे 75,000। और NCI पोस्ट एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पोस्ट एक्विजिशन के वक्त के एसेट है, इन एसेट का कितना परसेंट लेंगे? 30%, राइट? जब 30% लेंगे तो 20 आप इसमें से लेस करें 100 से, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 15,000, राइट? ये NCI एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, NCI पोस्ट एक्विजिशन, इन दोनों को जब आप टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 90,000। ये 90,000 जो है ये हमारे पास है NCI। ठीक है, दिस इज आवर NCI। Okay, we are done with goodwill and NCI. Let's calculate the fourth thing, which is retained earnings. Retained earnings. Okay जी, retained earnings कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमने
पी की पूरी रिटेन्ड अर्निंग लेनी है। पी इज रिटेन्ड अर्निंग, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बैलेंस शीट में ये पी है, ये इसकी रिटेन्ड अर्निंग है 6,50,000, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन जो भी इसकी बन रही है हम बोलेंगे 6,50,000। और फिर क्या करना है, पीज शेयर इन एस रिटेन्ड अर्निंग, पी का जितना शेयर एस की रिटेन्ड अर्निंग में है वो हम ले लेंगे, ठीक है। वो कितना है जी, 50,000 जो पोस्ट एक्विजिशन है इसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 15,000 जैसे हमने पहले भी सॉरी ये हमने 30 नहीं लेना, 30 तो एनसीआई है, ठीक है, 30 तो एनसीआई है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया था, जब हमने एनसीआई के लिए कैलकुलेट किया था तो 30% लिया था तो 15,000 आया था। अब हम रिमेनिंग जितना एक्वायर किया हुआ 75% वो लेंगे तो हमारे पास आएगा 35,000, ठीक है। 50,000 का 70% लेंगे तो 35,000 आएगा। तो ये 30 और 15 ये मिलके ये 50,000 को जस्टिफाई करता है। 50,000 का 15,000 चला गया एनसीआई में ये, राइट, और 35 चला जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, राइट। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी लाइक 6,85,000। ये है जी हमारे पास टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स। टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास हैं जी ये, okay, so now we are done with it. This is asset schedule, this is goodwill, this is NCI, and this is retained earning, right? I hope you get it.